हेलो एंड वेलकम टू द कैमफैक्ट एजुकेशन। तो ये जो असाइनमेंट है जो कैमफैक्ट एजुकेशन की ऐप पर है सॉल्व स्टेट, आज इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी के पास यही वाला असाइनमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्लोज पैकिंग और क्रिस्टल सिस्टम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरस्टिशियल होल इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। होल का मतलब है वॉइड। जो एटम्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल बिटवीन द एटम्स जो वॉइड क्रिएट होता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। अगर तो क्यों कहा जाता है, तो मैंने जब पढ़ा है तो मैंने बताया था कोई भी वॉइड जब हम बनाते हैं तो उसको हम नाम वही देते हैं जिस टाइप की ज्योमेट्री जनरेट हो रही होती है। मान लो 3 एटम एक सीधा ट्रायंगल बनाते हुए नज़र आते हैं और उसके एग्जैक्ट ऊपर एक एटम रखा हुआ है इस तरीके से। तो अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री को फोकस करेंगे कि सर हम सिर्फ ज्योमेट्री देखना चाहते हैं, तो जहाँ ये बीच में जगह खाली है वॉइड यहाँ पे है ब्लैक वाला, इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है एक रेड एटम रखा हुआ है और इसके एग्जैक्ट नीचे जो है 3 ब्लू एक ट्रायंगल बनाते हुए तुम्हें नज़र आ रहे हैं। ब्लू तो ट्रायंगल ही बना रहे हैं। तो इसको टेट्राहेड्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ 4 स्फेयर्स, कि ये 4 स्फेयर से बना हुआ है, नहीं। 4 स्फेयर्स से तो ये भी बन सकता है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बिकॉज इट फॉर्म्स बाय 4 स्फेयर लाइक द सेंटर ऑफ विच हैज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। क्योंकि टेट्राहेड्रन क्या होता है, अगर इसको जोड़ दोगे तो एक ट्रायंगुलर फेस बन जाएगा, इससे दूसरा बन जाएगा और ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, ये 1 ट्रायंगुलर फेस, 2 पीछे और एक नीचे, 4, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। नेक्स्ट, which one of the following scheme of recording closed packed sheets of equal size sphere do not generate closed packed lattice? पहले किसको फोकस करेंगे, डो नॉट। ABC ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा। देखो जिसमें सेम लेयर का रिपीटेशन बार बार होता है, मान लो ये A लेयर है और उसके एग्जैक्ट ऊपर भी A लेयर ही आ जाए, तो वॉइड कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करती है और वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होंगे तो सबसे लेस एफिशिएंट होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी हो, जितना ज़्यादा सेम लेयर का रिपीटेशन होगा वो अरेंजमेंट उतनी पुअर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट सेल इन वायबल मीन्स द पॉसिबल। कौन कौन सी पॉसिबल यूनिट सेल है इनमें से, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन टिफर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या ये एक यूनिट सेल है, बिल्कुल है। इसके रिपीटेशन होने से पूरा जो लैटिस है दोबारा से जनरेट किया जा सकता है, तो वो एक रिपीटेशन से यूनिट सेल बन सकती है। इसी तरीके से क्या ये एक यूनिट सेल है, तो इसके रिपीटेशन से भी एक पूरा लैटिस जनरेट किया जा सकता है हर डायरेक्शन में, तो ये भी है। क्या ये यूनिट सेल है, इसके रिपीटेशन से भी पूरा लैटिस जनरेट किया जा सकता है, तो ऑल 3 आर पॉसिबल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन को ध्यान से समझो, जिसके रिपीट होने से पूरी अरेंजमेंट दोबारा से जनरेट हो जाती है, उसको यूनिट सेल कहते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज, FCC हम जानते हैं, FCC की यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 4 एटम्स, और 1 एटम स्फेयर मान के चलते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो 4 एटम्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 16/3 पाई आर क्यूब। सच एन इजी क्वेश्चन। एक कंपाउंड है, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP। अगर Y, ध्यान से रखना, CCP बना रहा है तो यूनिट सेल हो गई FCC। तो एक यूनिट सेल Y जो है FCC बना रहा है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट, तो एक यूनिट सेल में कितने Y प्रेजेंट हैं, 4। X Y ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो FCC में हम जानते हैं, अगर FCC में के लिए Z4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसमें 8 होते हैं, उनकी पोजीशन भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो पॉइंट ये है कि लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में Y X नहीं है, X ओनली ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड विच मीन 16/3, और Y कितना है, 4। तो x is 16/3 एंड y is 4, लेकिन फ्रैक्शन में फॉर्मूला कभी भी नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 16, y is 12, लेकिन ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं है, x 4 y 3। परसेंटेज ऑफ द फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी CCP की बात कर रहा है और BCC की बात कर रहा है। CCP की यूनिट सेल FCC पैकिंग एफिशिएंसी 74%, तो जो बाकी स्पेस है वो 26% है।
26% इसी में है, पहला आंसर तो यही हो गया। बाकी आप जानते थे BCC जो है, तो वी ऑल नो दैट इन BCC द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%, विच विल गिव यू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ द वॉइड, तो 100 माइनस 68 विल बी 32%। 32% is the space, free space in the cubic unit cell, BCC, sorry. Face centered cubic lattice है, A occupy the corner, B occupy the face center. If one B is missing from one of the face center points, the formula of the compound will be. तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, तो मैं एक यूनिट सेल बना ही देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक क्यूब है, तो जो ए एटम है, लेट्स सपोज रेड वाला ए एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ पे है? कॉर्नर पे, यहाँ पे। ओके, लाइक दिस, ठीक है। ओके, बंद हो जाए इसको। सो अभी ये बंद नहीं हुआ है। ओके, सो अभी हमसे बंद नहीं हो रहा है। चलिए, अब आई गेस बंद हो गया होगा। जी नहीं, ओके, चलिए। तो ए जो है वो कॉर्नर पे है। अब हम बात करते हैं बी। बी जो है और एक फेस के सेंटर पे है, बैक और फ्रंट, इस तरीके से। अब इसने कहा है अगर एक बी जो है वो मिसिंग हो जाए फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, मान लो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा? चलिए भाई, अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं ए तो अब भी हर एक कॉर्नर पे है, तो 1/8 × 8 यानी 1। ए एक यूनिट सेल में अब भी 1 है। बी जो था हर फेस सेंटर पे होता, तो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर वाले का, लेकिन सिर्फ 5 बचे हैं, तो बी हो गए हैं 5/2, विच मीन्स A1 B इज 5/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 B5। दिस शुड बी योर फॉर्मूला। समझ में आया क्या? आना चाहिए। लिथियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड इज द यूनिट सेल इज दिस। BCC इंफॉर्मेशन मिल गई है और एज लेंथ मिल गई है। द एटॉमिक रेडियस विल बी, तो BCC में हम जानते हैं, तो BCC यूनिट सेल होती तो क्या होता है? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे अगर एटम प्रेजेंट है, बना के दिखाता हूँ आपको। अब तुम्हें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, मैं सिर्फ एक ही साइड की कहानी दिखा रहा हूँ बेटा। वन एटम, लेट्स चेंज द कलर, सेकेंड एटम, और ये बॉडी सेंटर वाला, तो ये टच कर रहे होंगे। बॉडी एंगल क्या लाऊं? बॉडी एंगल होती है A√3 विच इज इक्वल्स टू 4R। तो यू नो A√3 इक्वल्स टू 4R है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट R एज लेंथ गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल? याद करो सो स्टेट में 12th क्लास में जब हम पढ़ाते थे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। तो उनमें से एक होता था कोवेलेंट, जब एटम्स के बीच में सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे। तो फॉस्फोरस जो है ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। सल्फर भी, क्योंकि एसिड मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। याद करो रोम्बिक मॉलिक्यूलिक। आई गेस I2 इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सिलिकॉन शुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सिलिकॉन के सभी एटम में आई गेस इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, बट आई थिंक ये सिलिकॉन वाला ही आंसर होगा, कोवेलेंट सॉलिड्स होगा। Cesium chloride crystallize in BCC lattice. A is the edge length. Then which of the following expression is correct? Very important term here used is cesium crystallizes in BCC lattice. तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि सर ये जो दो एटम है, BCC का क्या मतलब है? BCC का मतलब ये है कि अगर कॉर्नर वाला जो है वो क्लोरीन है या क्लोराइड है, सीजियम, तो जो बॉडी सेंटर वाला होगा वो क्या होगा? सीजियम प्लस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A√3 तो अब भी है, लेकिन यहाँ से देखो ये रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कटायन, कटायन रेडियस ऑफ एनायन, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये रिलेशन मैंने पूरी क्लास में पढ़ाया भी है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप सोल्व कर देंगे इसको।
A metal crystallizes in FCC centered cubic structure, ठीक है. If the edge length of the unit cell is A, the closest approach between two atoms in the metallic crystal will be. So in the case of FCC, हम बहुत अच्छे से एक बात समझ सकते हैं, और वो बात ये है कि जो क्लोजेस्ट एटम वो होते हैं जो टच करते हैं, और हम जानते हैं कि टच करने की बात जब आती है तो सबसे अच्छा जो टच है वो कहाँ पे हो रहा होगा, फेस डायगोनल के अलोंग. तो a√2 इज इक्वल्स टू 4r पढ़ाया मैंने. तो अब क्वेश्चन है कि जो सबसे पास टच कर रहे हैं, जैसे इसके सेंटर से इसके सेंटर टच कर रहे हैं, तो वो फेस डायगोनल का हाफ है. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ. इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इन दोनों का डिस्टेंस पूछा, तो वो a√2/2 हो गया भाई. फेस डायगोनल का भी हाफ, यानी a/√2 भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में. वो तो देखेंगे हम क्या ऑप्शन है. यस, ये रहा a/√2. सोडियम की रेडियस पता है, क्लोराइड की रेडियस पता है NaCl में. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Na+ आयंस. तो हम जानते हैं Na+ आयंस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होते हैं. ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं एक तो बॉडी सेंटर पे और एक एज सेंटर पर होते हैं. तो सबसे पास कोई भी दो एटम जो हैं, आप इनको निकाल के देख लेना. मैं इससे नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये गायब हो जाती है. इसको बनाते हैं. देखो, ये है FCC यूनिट सेल. तो हम जानते हैं NaCl में जो एज सेंटर है वहाँ पे 2 Na+ हैं और बॉडी सेंटर पे भी Na+ है. तो तुम्हें जो मेरा पॉइंट समझना है वो ये है कि यहाँ Na+ है, यहाँ Na+ है, यहाँ है, यहाँ एज है, और बॉडी सेंटर पर भी है. तो तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो. पहले पाइथागोरस लगा सकते हैं, मैंने सिखाया है. ये a/2 a/2, तो ये डिस्टेंस आएगा कुछ भी. और अगर तुम चाहो तो बॉडी सेंटर से एज सेंटर वाले का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो. तो ये है बॉडी सेंटर वाला, ये एज सेंटर वाला. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरी एज लेंथ होती, यहाँ तक है a/2, यहाँ से यहाँ तक पूरी एज लेंथ होती, ये है a/2. तो इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वो डिस्टेंस इनके बीच में भी होगा. तो एक बार पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ और जो भी आंसर आएगा, जहाँ तक मुझे याद है 390 पॉइंट समथिंग आ सकता है, बाकी चेक करना. इन द डायमंड कार्बन एटम फॉर्म्स FCC लैटिस एज वेल एज ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वर्ड. If the edge length of the unit cell is given, the radius of the carbon atom is. So in this case, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें समझने को मिली है, और वो समझने वाली बात ये है कि अगर हम बात करते हैं डायमंड में, मैंने बताया था कि जो बॉडी डायगोनल है इसके अलोंग ये भी कार्बन है और टेट्राहेड्रल वर्ड में भी क्या है, कार्बन है. तो टेट्राहेड्रल वर्ड यानी कि यहाँ से टेट्राहेड्रल वर्ड तक का डिस्टेंस जो होता है वो 1/4 ऑफ द बॉडी एंगल पे होता है. और यहाँ पर दोनों कार्बन एटम आपस में टच करें, तो डायमंड मैंने पढ़ाया, वहाँ पढ़ लेना, 2 ऑफ r आ जाएगा. A गिवन है, r निकालने को पूछा है. मैंने साफ साफ डायमंड पढ़ाया है तो बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग अगर इसको कर रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चों को डाउट रह ही जाता है. और जब सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे नहीं पता कितने लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ. एक FCC लैटिस है जिसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है, एंड ही सेइंग कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लैटिस इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस को इंक्लूड करते हुए मोलर वॉल्यूम ऑफ द लैटिस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ आप लोगों को ये बात समझ रही है बेटा कि मोलर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, तो पहले इस वर्ड को समझना जरूरी है. मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तुम्हें सुनाई तो दे रहा है, मैं बार बार लिख क्यों रहा हूँ, ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम्स. ठीक है, और 1 मोल एटम्स यानी कि Na एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो होती है मोलर वॉल्यूम. लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्टी स्पेस. तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके लिए हमें एक सेपरेट पेज चाहिए होगा ताकि मैं अच्छे से डिस्कशन कर सकूँ आप लोगों के साथ. लेट्स सपोज जो यूनिट सेल है
बहुत ध्यान समझना, वो है एक FCC यानी क्यूब है। तो ए क्यूब जो है वो किसका वॉल्यूम है? हम जानते हैं FCC की एक जो यूनिट सेल होती है बेटा, उसमें 4 एटम्स आते हैं। क्या वो यूनिट सेल पूरी एटम्स से ऑक्यूपाइड रहती है? तो जरा देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। इफ दिस इज योर FCC यूनिट सेल, तो atoms will be present on the corners as well as on each the face centers. तो face centers, आई होप आपको एटम बनते हुए नजर आ रहे होंगे। अब पॉइंट ये है कि अगर एक यूनिट सेल में 4 एटम है भी, इसका 1/8 पोर्शन अंदर है और इन फेस वालों का 1/2 पोर्शन अंदर है, तो इनका जब कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं वो 4 आ जाता है। तो क्या सारे जो क्यूब है हमारा सारा का सारा, क्या वो सारा इन एटम से ऑक्यूपाइड है, क्या बीच में कुछ स्पेस होगा? तो आंसर इस बीच में सर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस जरूर बचा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इसके अंदर का सारा स्पेस ऑक्यूपाइड हो। यानी ए क्यूब जो वॉल्यूम हुई, तो अकॉर्डिंग टू यू इज द वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स प्लस एम्प्टी स्पेस भी होगा कुछ स्पेस। तो अगर मैं कहूं मुझे एक एटम प्लस उसके कोरस्पॉन्ड जो एम्प्टी स्पेस होगा, इस बात को बहुत ध्यान समझना। 4 एटम के ये जो एम्प्टी स्पेस आया है ना बेटा, ये वाला, ये 4 एटम के कोरस्पॉन्डिंग है, चाहे कितना भी हो। तो मैं एक एटम के कोरस्पॉन्डिंग करूं तो एम्प्टी स्पेस को कितना कर दो, 1/4। यानी कि मैं बहुत ध्यान से इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि 4 एटम और मान लो एम्प्टी स्पेस जो है वो है 20। तो जब मैं कहूंगा पर एटम एम्प्टी स्पेस कितना है, तो जब तुमने इसको 1/4 किया है तो इसको भी क्या करोगे 1/4, तो कितना हो जाएगा 5 होगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि 1 एटम के कोरस्पॉन्डिंग एम्प्टी स्पेस अगर होगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा होगा? तो आंसर होगा A³/4, और ये है इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि मोलर वॉल्यूम n एटम्स के अलोंग प्लस उन एक एटम के अलोंग कितना एम्प्टी स्पेस है उसके कॉरेस्पॉन्ड, तो n एटम प्लस एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? A³/4 इंटू Na। सिंपल यूनिटरी मेथड निकाल रहा हूं मैं। तो ये वो वॉल्यूम आएगा जो n एटम का वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम। सो इट इज द वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्पेस विच इज A³/4 इंटू Na। तो कुछ बच्चे इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, वो जो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो तुम्हें ये सिखाने लगेंगे कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होता है? A³/Z इंटू Na। ये 2 नहीं है, क्या है ये? Z। तो इससे आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा कंक्लूजन भी यही आया। अगर BCC होता तो Z की जगह 2 आ जाता, सिंपल भी होता तो 1 आ जाता। लेकिन ये सब तरीके उसी को सीखने का और अप्लाई करने का हक है जो सारे कॉन्सेप्ट समझता है। मैं चाहूँ तो उस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट फॉर्मूला अनलेस यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। Let's move on to the question number 15. If the position of Na plus and Cl negative are interchanged in NaCl, the crystal lattice with respect to Na plus and Cl negative is कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आप इन सारी बातों को समझेंगे। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा डायरेक्शन में ले जाता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस चाहिए होगा। तो इसको हमें डिलीट करना चाहिए। चल बेटा, कैन यू प्लीज लीव फ्रॉम हियर? यस, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हम बात करते हैं बेटा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर NaCl का लैटिस है, मैं सिर्फ एक फेस बना रहा हूं, ऊपर वाला या नीचे वाला भगवान जाने, तुम कुछ भी मानो, ये एक फेस है। NaCl में वी ऑल नो कि जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो इन पोजिशंस पर हैं, कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स। समझ में आती है आप सभी बात? और जो Na प्लस है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उनका साइज छोटा होता है इनसे, साइज को ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इसने कहा अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करें तो लैटिस पे क्या इफेक्ट होगा, वो आप तभी समझ पाएंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे आंसर रट लेते हैं, इसीलिए मैं इन सॉल्यूशंस को लेकर आया हूँ कि अब हमें रटने की जरूरत नहीं है और रैंडम उल्टे सीधे किसी के कुछ भी एक्सप्लेनेशन बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मान लो ये एक फेस और बना दिया मैंने NaCl लैटिस का। अगर मैंने एक फेस और बनाया है तो एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा,
एक सेल यहाँ होगा इस तरीके से। समझ आ गया आप लोगों को बात? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे और खूबसूरत गोल गोल नहीं बनाए हैं तो मुझे इसका बहुत रिग्रेट रहेगा, और इसीलिए मैं एक बार फिर से इसको बनाना चाहूँगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब Na प्लस जो है वो यहाँ है। ये टाइम जो हम यहाँ लगा रहे हैं ना, इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम हियर, ठीक है। अब वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, सर देखो मुझे समझाते हैं कि यहाँ कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर जो है Cl नेगेटिव है और बीच में यहाँ Cl नेगेटिव, और ये है Na प्लस की पोजीशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये लाइंस नहीं होती तो मैं चाहूँ अगर, ठीक है, मैं एक नया कलर लेना चाहता हूँ जो आप लोगों को क्लैरिटी से बात समझा सके, वो कलर है येलो। यहाँ से देखो, अगर मैं यूनिट सेल यहाँ से बनाऊँ तो क्या किसी के पेट में दर्द हो सकता है इस बात से? देखते हैं, ये ऐसे, जरा ध्यान से देखो। अब कॉर्नर्स और फेस सेंटर की पोजीशन पे कौन है? Na, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन जो होती है, जो एज सेंटर पर होती है, वहां कौन है? Cl नेगेटिव। ऐसे ही तुम इसे आगे और भी बढ़ाओगे तो भी रिजल्ट क्या आया तुम्हारा? सेम, क्योंकि इसके बाद फिर से यहाँ पे नोट दिस कलर। तो ये जो कहानी है वो चलती रहेगी। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि लैटिस इतनी खूबसूरती से डिजाइन है कि तुम Na की जगह Cl और Cl की जगह Na कर दो तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो, इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए मुझे कितनी सारी बातें आप लोगों को बताना पड़ा। और आप सोचते हो कि सर सॉल्यूशन दे दो हम समझ जाएंगे, तो वो तो 50% नॉलेज का डिलीवरेंस भी नहीं हुआ है। और इसमें भी अगर आप मेरे सामने होते तो और बात होती समझने की, और अलग चीज़ होती हमारी बात, समझ रहे हो ना? डिस्टेंस जो है सबकी सब प्रॉब्लम ही डिस्टेंस है। चलो खैर, जो है सो है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। 1 NaCl की जो यूनिट सेल होती है उसमें 4 Na प्लस और 4 Cl नेगेटिव होते हैं। आई डोंट थिंक सो किसी को इसमें कोई डाउट है। तो अगर 4 Na प्लस और 4 Cl नेगेटिव है तो एक यूनिट सेल का मास कितना है? मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना होगा? तो हमें 4 NaCl का मास पता होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। एक Na प्लस का मास कितना है? Na का जो मास होता है, जिसको तुम 23 ग्राम बोलते हो, वो एक सोडियम एटम का नहीं होता है मास, वो एवोगैड्रो नंबर या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम का मास होता है। तो एक सोडियम एटम का मास होगा 23 डिवाइड बाई Na। ये है Na प्लस का मास। Cl नेगेटिव का मास होगा 35.5 डिवाइड बाई Na। ये एक Cl नेगेटिव का मास है। तो एक Na का मास पता है, Na प्लस का, एक Cl नेगेटिव का पता है, तो 4 का कितना होगा? तो बहुत सिंपल तरीके से अब इसको गायब करके दोबारा लिखने वाला हूं। तो 4 NaCl का मास होगा बेटा 4 इंटू Na का मास कितना था? 23 डिवाइड बाई Na, एक एटम का, प्लस 35.5 डिवाइड बाई Na, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 58.5 डिवाइड बाई Na। ये एक 4 NaCl का मास है, यानी कि, और एक यूनिट सेल में कितने थे? 4 NaCl थे। क्लियर हो गई बात? अब उसने क्या पूछा है? उसने तुमसे पूछ लिया नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल का मास जो है वो 4 इंटू 58.5 बाई Na है। ठीक है, ये एक यूनिट सेल का मास है। तो अगर टोटल मास तुम्हें गिवन है 58.5, तो टोटल मास ऑफ NaCl से एक यूनिट सेल का मास ऑफ 1 यूनिट सेल को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने क्लास में भी समझाया कि अगर टोटल मास है, हमें पता है कि टोटल मास इतना है और एक यूनिट सेल का मास इतना होता है, तो डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाती हैं। और मास ऑफ यूनिट सेल हम जानते हैं कितना है? 4 इंटू 58.5 डिवाइड बाई Na। 58.5 से ये कैंसिल हो जाएगा, Na/4 आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई आंसर हो जाएगा, मैच कर लेना। ठीक है। Icosahedral structure is generally exhibited by, तो icosahedral structure is जनरली एग्जिबिटेड बाय बोरोन। मैंने बताया है आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जानते हैं बेटा। ऊपर एक पेंटागन होता है, नीचे एक पेंटागन होता है, दोनों स्टैगर्ड होते हैं एक तरीके से। ठीक है। अब इसके सेंटर से ऊपर एक पॉइंट समझ लो
और इसके सेंटर से नीचे एक पॉइंट समझ लो। ये ऊपर वाले इससे जुड़ के ट्रायंगल बना रखते हैं इस तरीके से, नीचे वाले भी 5 ट्रायंगुलर फेसेस इस तरीके से बना के रखते हैं, और ये आपस में भी जुड़े होते हैं इसी फॉर्म में। तो इस तरीके का कुछ आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और हमने डिटेल में पढ़ा रखा है क्लासेस में। तो B12 का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस होता है, इसको आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ग्रुप थियरी जैसे टॉपिक में मैंने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस भी किया होगा। द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन की जब बात की जाती है तो उसके बारे में हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। तो मैं बताता हूँ, पहले ऑक्टाहेड्रन को समझते हैं। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रन क्या है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, ये है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हम बात करें किसकी, ऑक्टाहेड्रन की। तो इसको जोड़ के देखो, एक ट्रायंगल फेस बनता हुआ नजर आएगा। इसको जोड़ के देखो, एक और ट्रायंगल फेस और पीछे वाला, कितने ट्रायंगल फेस हुए, 4। तुम अगर समझदार बच्चे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नीचे वाले 4 बना के दिखाने की जरूरत है, लेकिन सभी समझदार नहीं है तो हम सारे बना के दिखाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेसेस कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड हियर, द वर्ड जो सबको कंफ्यूज करता है कि सर यहां पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हेक्सागोनल फेसेस प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ट्रंकेटेड का मतलब होता है तुम अब इसके कॉर्नर्स को चॉप करने वाले हो, कट करने वाले हो कुछ इस तरीके से। तो तुम्हें एक ऊपर जो है हेक्सागन बनता हुआ नजर आएगा। तुम कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, हमें हेक्सागन बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। तो मैं यहां से इसको कट करने के बाद क्या हुआ, तो आप लोगों को जो फोकस करना है वो आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल पे कीजिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, and I would like to take green color. Just focus on this triangle. देखो मैंने कहाँ से चॉप किया है इसको, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि इसको मैंने ज़्यादा ऊपर से चॉप कर दिया। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो एक बात समझो जो मैं अलग से समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, जल्दबाजी में समझा दूंगा फिर तुम रहोगे खुद ही कि क्या कह दिया। ये था ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो मैं इस ट्रायंगल को एक यहाँ से कट कर दूं, एक यहाँ से कट कर दूं और एक यहाँ से कट कर दूं, ठीक है। तो जो कट कर दिया है अगर उस पोर्शन को तुम छोड़ दो और जो बचा है उस पोर्शन को देखो, क्या बचा है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, अंदर का पोर्शन बचा ना। क्या ये एक हेक्सागन नहीं नजर आ रहा है आपको, क्या ये एक हेक्सागन है, आंसर इज यस। तो जैसे ही तुम इनके कॉर्नर्स को चॉप करते चले जाओगे ऑक्टाहेड्रन के, जैसे ये वाला भी कट कर दिया है आपने, एक और अगर आप चाहेंगे तो मैं कलर दिखा देता हूँ, इसको भी कट कर देंगे यहाँ से, इसको भी कट कर देंगे यहाँ से। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से कट जाएगा 3 जगह से, यानी सारे कॉर्नर कट करने हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से जब ट्रायंगल के 3 ही कॉर्नर हैं तो देखो उसमें अगर इस वाले डायग्राम में बहुत खूबसूरती से इमेजिन नहीं भी हो रहा है तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, भाई एक ट्रायंगल है जैसे ये वाला, ऊपर से कट कर दिया, साइड से भी हर जगह हर कॉर्नर को कट, ट्रंकेट मतलब हर कॉर्नर को कट कर रहे हो, इसको यहाँ से कट कर रहे हो, इसको यहाँ से कट कर रहे हो, इसको यहाँ से कट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, हेक्सागन होगा। तो तुमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, तुमने यहाँ ऑब्जर्व किया सर ये वाली बात, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि वन ट्रायंगुलर फेस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हेक्सागन। और ऑक्टाहेड्रन में कितने ट्रायंगल फेस हैं, 8, which means you will get 8 hexagons. कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, we will discuss that. In a compound XY crystallize in BCC, BCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि X कोई अकेला एलिमेंट नहीं है, X और Y है, और जब X और Y 2 एलिमेंट BCC बना रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया सीजियम क्लोराइड की तरह आना चाहिए कि कोई एक कॉर्नर पे होगा और दूसरा बॉडी सेंटर पे, और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल गिवन है कितनी, 480 पिकोमीटर्स। इफ द रेडियस ऑफ द Y नेगेटिव इज दिस, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ X प्लस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। BCC में जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि BCC में क्या होता है, यहाँ जाते हैं वापस,
दिस इज योर यूनिट सेल। कॉर्नर पर कोई एक एलिमेंट होगा जो कि कोई लेट सपोज x है, 1 2 6 7 8, और जो बॉडी सेंटर है उस पर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है विच इज y। तो आपको ये बात समझनी है, ये वाली जो लेंथ है ये बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, a√3 विच इज नाउ इक्वल्स टू 4r। 4r तब होता अगर सारे एटम क्या होते सेम, तो 4r नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a√3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि देखो रेड वाले की रेडियस आएगी 2, रेडियस ऑफ, अगर कॉर्नर पे इन्होंने क्या बताया क्वेश्चन में, लेट सपोज y नेगेटिव लेटिस बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ x पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ y नेगेटिव। आपको एज लेंथ गिवन है और एक की रेडियस भी गिवन है इनमें से, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अदर एलिमेंट। क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इज यस, आंसर की गिवन है, मैच कर लेना। नेक्स्ट, इन अ सॉलिड AB having NaCl structure, A atoms occupy the corner of the cubic unit cell. ठीक है, if all the face center atom along one of the 7 axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is very interesting question। सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं लाइन से ही, तो समझने लायक क्वेश्चंस भी हैं। इन सॉलिड AB NaCl स्ट्रक्चर है, तो NaCl से आप लोग क्या समझे, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, तो मैं समझा देता हूँ आपको बेटा कि हम NaCl से ये समझते हैं कि पहले तो हमें खाली स्पेस की ज़रूरत है, जो कि ये मिल गई है हमें। NaCl में Na+ होता है और Cl नेगेटिव, उनकी पोजीशन के बारे में आप लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। ये रहा फिर से एक बार, जितनी बार बनाएंगे उतनी बार याद रहेगा, आराम से ध्यान से वीडियोस देखनी है और तुम्हें सिर्फ समझना है, ठीक है। अब देखो कॉर्नर पर बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Na+ इज प्रेजेंट इन वेयर, ये मैंने क्या गंदा राइटिंग में लिखा है, ओके। Na+ इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर है बेटा, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, ठीक है। और Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स पे। ये तो उनकी पोजीशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसने कहा है कोई सॉलिड है AB विच इज सिमिलर टू NaCl, तो हम जनरली एक बच्चे को अगर मैं कहूं AB का स्ट्रक्चर NaCl जैसा है, तो वो सोचेगा A Na की जगह पे होगा और B Cl की जगह पे। और स्टोरी की ट्विस्ट यही है, इसने तुम्हारी कहानी पलट दी है ये कह के कि A एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर। तो इस बात से आप लोगों ने क्या समझा, दैट मीन्स A एटम इज प्रेजेंट एट द पोजिशन ऑफ Cl नेगेटिव। अब कॉर्नर पे तो है तो फेस सेंटर भी वही होगा, तभी तो उसका NaCl से स्ट्रक्चर मैच कर सकता है। और B एटम जो है, यानी कि दिस इज योर B एंड दिस इज योर A। पहला पॉइंट तो ये समझना था, कितनी छोटी छोटी बातों से कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर है। इसके अलावा इफ ऑल द फेस सेंटर एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, फेस सेंटर पर पड़ने वाले सभी एटम हटा दिए जाएं किसी भी एक एक्सिस से। वैसे तो क्यूब में मैंने पढ़ाया था C3 C4 C2 बहुत सारी एक्सिस होती है, तो बच्चे कई बार ये सोचने लगते हैं सर हम कौन सी एक्सिस से हटाएं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या उसने फेस सेंटर्ड वर्ड यूज किया है। तो फेस सेंटर्ड वर्ड अगर उसने बेटा यूज किया है तो आप लोग ये बात समझेंगे जो एक्सिस है वो फेस के सेंटर से जाती हुई नजर आ रही होगी, और ऐसी 3 एक्सिस हो सकती है, क्योंकि देयर आर 6 फेसेस, तो कोई भी 2 अपोजिट फेस के बीच से 3 लाइन जा सकती है। अब इस फेस पे कौन कौन से एटम पड़ते होंगे, तो हम जानते हैं Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे बॉडी सेंटर पे है तो अगर Na+ जो है लेट सपोज यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज योर Na+, ठीक है। कितना गंदा आइटम बना दिया मैंने, ओके, दिस इज योर Na+, और Cl नेगेटिव यहां पर होंगे फेस सेंटर पर, यही होता था। अब हम जानते हैं कि Na+ की पोजीशन पे क्या है B, तो एक B हट जाएगा और A हट जाएगा। कौन से एक ये और ये। अगर ये सारे इनमें से किसी को नहीं हटाते हम, तो हम ये बात जानते हैं बेटा कि 4 A थे यूनिट सेल में और B भी कितने थे, 4 थे। अब A जो है ये वाला हट गया, ये तो पूरा कंट्रीब्यूशन रखता था B हट गया पूरा, तो B कितने बचे यूनिट सेल में 3। और अगर हम बात करें सर अब ये जो A है इसका कंट्रीब्यूशन हाफ था, इसका भी कितना था हाफ, तो ये भी हट गया, बाकी सारे तो वहीं पर हैं। तो B जब 4 थे पहले, तुम जानते हो कॉर्नर पर फेस सेंटर वाले जब होते हैं, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 करके निकालते हैं, इसका 1/2 × 6। तो एक तरीके से तुम समझ चुके हो कि 2 फेस सेंटर वाले हट गए हैं, तो 1/2 × 4 लिख दो, या तुम ये बात समझ जाओ कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 1 के बराबर था, तो 1 तो हट गया, तो B बचे, तो A भी कितना बचेंगे अब, तो ये जो A है
ये भी बचेंगे 3। लेकिन जब हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होना चाहिए होल नंबर, तो ए और बी, यानी एक यूनिट सेल में 3 ए बी बचेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, ए बी होगा। क्या? सो इन दिस क्वेश्चन Be2C3 जिसका स्ट्रक्चर CaF2 से कोरिलेटेड बताया गया है। हम जानते हैं Ca2+ जो है वो FCC बनाता है और F नेगेटिव ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कैल्शियम आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, F नेगेटिव का 4। ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब इन्होंने कहा है CaF2 के जस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर जो है Be2C3 का है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, Be2+ को इससे कंपेयर करते हैं और यहाँ पर कार्बन को इससे कंपेयर करते हैं। तो Be2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताते हैं और जो कार्बन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है ज़िंदगी की, क्योंकि तुम्हें यहाँ ये बात समझनी है, इन द स्ट्रक्चर Be2C3 द cationic पार्ट इज Be2+ एंड एनायनिक पार्ट इज C3 4 नेगेटिव। ये तुम्हारा एनायन है, ये तुम्हारा कैटायन है। एनायन का साइज बड़ा है तो इट विल फॉर्म द FCC एंड इट विल प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Be2+ विल बी 4 एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, कार्बन। एक्चुअली कार्बन इन द सेंस दे वांट्स टू टॉक अबाउट C3 4 नेगेटिव जो एनायनिक पार्ट है। तो आंसर शुड बी 8। इन द डायमंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कार्बन इज। डायमंड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन 4 होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है कार्बन से। ये Cl नहीं है, कार्बन ही है। बाकी मैंने स्ट्रक्चर भी यूनिट सेल से जैसी बताई है, तो आप लोग जानते हैं। इन अ क्यूबिक यूनिट सेल 7 ऑफ द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाई ए। तो एक कॉर्नर वाले का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 7 है, 8 नहीं है, तो 7/8 हो गया है। तो ठीक है, तो हमने लिख लिया कॉर्नर में कहीं A 7/8 हो गया है। एंड द सेंटर ऑफ द फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय B। तो B अगर हर एक फेस के सेंटर पे है तो 1/2 × 6 = 3। तो B हो गया है 3। फॉर्मूला क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं छोड़ना है। स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ऑक्साइड CCP बना रहे हैं। CCP की यूनिट सेल होती है FCC। ऑक्साइड का मतलब है एक यूनिट सेल में ऑक्साइड FCC बना रही है। एक यूनिट सेल में ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 4। A2+ is the cation which is present in half of the octahedral void. In FCC, octahedral voids are 4 and half of the octahedral void is 2. A2+ जो है वो 2 हैं। And 1/8 of the tetrahedral void, sorry, ये मैंने क्या पढ़ा क्वेश्चन को, 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by A. एक FCC यूनिट सेल में, अब मैं लिख देता हूँ, अगर FCC है तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड और एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। Z = 4। तो FCC बना कौन रहा है, ऑक्सीजन, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। 1 ऑफ द 8th टेट्राहेड्रल वर्ड्स में A प्रेजेंट है, यानी 1 है A। और हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड में B प्रेजेंट है, यानी B है 2। तो फॉर्मूला इज AB2O4 और स्पाइनल्स का फॉर्मूला यही होता है। मैंने डिटेल में पढ़ाया भी होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक एलॉय है जिसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों ही प्रेजेंट हैं एंड कॉपर CCP बना रहा है। CCP बना रहा है तो कॉपर बना रहा होगा FCC। एक यूनिट सेल में कॉपर कितने हो गए, 4। सिल्वर एटम ऑक्यूपाइज द एज सेंटर। तो सिल्वर एज सेंटर पे है, एज वाले का 1/4 पोर्शन होता है और 12 एजेस होती हैं। तो सिल्वर कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। और गोल्ड इस बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, और अगर गोल्ड बॉडी सेंटर पे है विच वेरी सिंपली मीन्स कि गोल्ड कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है। दिस शुड बी योर फॉर्मूला। करेक्ट आंसर इज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यूनिट सेल लेंथ इज। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, स्क्वायर होगी ऑब्वियसली, तो यहाँ पर है Cl नेगेटिव और यहाँ पर है Na+। और अगर ऐसा है तो कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, जो एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 2 ऑफ रेडियस ऑफ Na+ और 2 ऑफ रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव के बराबर होगी। तो
तो आप लोग देख लीजिए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो मैच करता है। इस 2 को अगर नीचे लिया होगी A/2 बन जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। In the sodium chloride crystal, the number of next nearest neighbor of each sodium ion is. This is a good question. So Na+ का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछा हुआ है और आप अच्छे समझते हैं कि जो अब मैं रेड से बनाने वाला हूं, कॉर्नर्स ये हैं ऊपर वाले 4 कॉर्नर, इसको पूरी एक बड़ी यूनिट सेल समझो और जिन पे मैंने कलर कर दिया है ये समझो ये 8 कॉर्नर्स ऑफ 1 यूनिट सेल है। तो ये ऊपर वाला फेस सेंटर हुआ, ये राइट वाला फेस सेंटर हुआ, ये नीचे वाला फेस सेंटर हुआ, ये लेफ्ट वाला फेस सेंटर हुआ। ठीक है, ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है और एक बैक साइड वाला फेस सेंटर भी हुआ। और Na+ होता है कहाँ पे बेटा? एज सेंटर्स पे, यहाँ पर ऊपर वाले 4 एजेस हो गए, नीचे वाले 4 एजेस हो गए और साइड वाले 4 एजेस हो गए। हर एक एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर पे। बात क्लियर हुई? तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे बेटा कि इसके सबसे पास Na+ के सबसे पास तो यही है Cl नेगेटिव, क्योंकि अगर ये पूरी एज लेंथ A है तो फिर आप यहाँ से भी देखो, आपको देखने में ऐसा लगता है सर ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, लेकिन आप जानते हैं अगर एक क्यूब है तो ये A है तो ये भी क्या होगी? A होगी। तो Na+ के सबसे पास तो यही है Cl नेगेटिव। और किस डिस्टेंस पे? अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ हाफ ऑफ द यूनिट सेल से लेके यहाँ तक ये वाला। तो Na+ के सबसे पास, हालांकि तुम वो वीडियो जरूर देखना कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, A/2 पे Cl नेगेटिव और कितने हैं? 6 हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे। इसके नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे जो है Na+ के नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे Na+ ही है ये वाला, यानी कि अब डिस्टेंस जो है वो डायगोनली ऐसे जा रहा है, या फिर इस तरीके से आप समझते हैं ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है। तो ये वाला नीचे का एक पूरा फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल होता है A/√2, ये उसका हाफ है, वही सेम ऊपर भी इसका हाफ बन रहा होगा। तो डिस्टेंस हो गया A/√2। और ऐसे कितने Na+ होंगे तो आप जानते हैं ऐसे होंगे टोटल 12। तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे 12 Na+ हो सकते हैं। या फिर अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं कि वो सब 12 Na+ कौन से हैं, तो इस बॉडी प्लस वाले से देखो ये डिस्टेंस, एक Na+ यहाँ है, एग्जैक्ट एक Na+ इस डिस्टेंस पे होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हर एक एज सेंटर वाला इससे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर ही है। तो वो बनाते रहना जब तक तुम्हारे पास ज़िंदगी में वक्त है, और जब तक तुम सारी बातें समझ नहीं जाते हो बनाते रहो। तो टोटल सेंटर, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, सेंटर वाले Na+ को देखो और हर एक एज सेंटर के पे प्रेजेंट हुआ Na+ को देखो, तो कुल मिला के यही वो 12 Na+ हैं जो इससे मिनिमम नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पे है। नियरेस्ट वर्ड नहीं यूज़ किया है मैंने, कौन सा यूज़ किया है? नेक्स्ट नियरेस्ट। उस वीडियो को देखो, आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, which says the coordination number of cation and anion in CF2 and the antifluoride Na2 respectively are। क्लास में पढ़ाया हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर डायमंड में कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई FCC लैटिस as well as alternative tetrahedral voids एज लेंथ गिवन है, तो डायमीटर ऑफ रेडियस बताइए। तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि जो लैटिस हमारे पास अगर डायमंड का है, अब डायमंड के लैटिस में क्या होगा कि ये वाली जो लेंथ है, कोई भी बॉडी एंगल आप ले सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां पर एक एटम है कॉर्नर पे डायमंड का, और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे, उसमें भी क्या है? डायमंड है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? वो डिस्टेंस होगा A√3/4, और वो 2 कार्बन की रेडियस के बराबर है, R और R। तो 2 कार्बन की रेडियस ही डायमीटर होती है। एज लेंथ गिवन है, √3/4 की वैल्यू आपको पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेडियस हियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In atomic BCC lattice, which fraction of edge is not covered by atom? Which is a very, very good question.